तो चलिए अब सीधा आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं राज्यसभा से, जहां पर जेपी नड्डा बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। और इनको अपनी पार्टी और अपना हित और अपने हित में भी एक परिवार का हित वही दिखता है जिसके लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा में क्या लोकसभा के स्पीकर को वहां की रूलिंग देने का पूरा अधिकार नहीं है? उन्होंने पूरा अधिकार का उपयोग किया है कि नहीं किया है? वहां के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने का पूरा मौका दिया गया। अब वो अगर संसदीय प्रणाली में ना बोलते हो, जिसके कारण उनको रोका जाता हो, तो यह कौन सी डेमोक्रेसी है कि जो नियम आप ही तय करोगे उसी के तहत चलेगा? अभी यहां पर भी आपने उनको रोका और वो वॉकआउट कर गए। यह तरीका नहीं होता है प्रजातंत्र चलने का। और आपके माध्यम से मैं देश को फिर से यह बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। जिन जिन विषयों को ऑपोजिशन लेकर के आई है उसका दोनों सदनों में चर्चा हुई है और यही स्पिरिट के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार आगे चलेगी। आज भी हम तैयार थे, हमने हर बात के लिए उनका जवाब दिया, उनको बताया, लेकिन जिन्होंने सीखना ही नहीं है, जिन्होंने समझना ही नहीं है, जिनका उद्देश्य प्रजातंत्र चले, हाउस चले, डेमोक्रेसी चले, यह नहीं है बल्कि एक परिवार की चले, तो उनको बता देना चाहते हैं ये 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये परिवार के बंधक नहीं बनेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू। नाउ श्रीमान बाबूराम निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आज इस सदन का राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक अत्यंत विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। विशेषकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में आ रही लॉजिस्टिक चुनौतियां और हालिया न्यायिक हस्तक्षेपों तथा प्रशासनिक विलंब के संबंध में महोदय, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि 9 सीमावर्ती जिलों में स्थित भूमि को 31 मार्च 2026 तक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को सौंपें। ये अत्यंत चिंताजनक है कि यह भूमि हस्तांतरण वर्ष 2016 से लंबित है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए संपूर्ण भुगतान पहले ही स्वीकृत जारी कर चुका है। महोदय, 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा एक बड़ा हिस्सा आज भी बिना बाढ़ के है। ये खुले हिस्से लंबे समय से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए मार्ग बने हुए हैं, जैसे अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी तथा जाली मुद्रा नोटों का प्रसार। अप्रैल 2025 में दक्षिण बंगाल फ्रंटियर में बीएसएफ कर्मियों ने मालदा के पास खुले सीमा क्षेत्र का लाभ उठाने वाले तस्करों से एक ही रात में 19 से अधिक मवेशियों को छुड़ाया। विडंबना है यह महोदय की राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा जैसा संप्रभु दायित्व आज राज्य स्तर पर प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण बाधित हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार उस पर निर्णय नहीं ले पाई है, जिससे लंबे कानूनी संघर्षों पर निर्भरता बढ़ी है। वर्तमान व्यवस्था जिसमें सीमा और संरचना के लिए राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी और जटिल भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाएं आवश्यक हैं, एक गंभीर रणनीतिक कमजोरी उत्पन्न कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ना तो नौकरशाही जटिलताओं का बंधक बनाया जा सकता है, ना ही राजनीतिक उदासीनता का। अतः महोदय जी, मैं सरकार से निम्नलिखित उपायों पर विचार करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय सीमा कॉरिडोर की स्थापना, एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाया जाए जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे 1-2 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक एवं कानूनी नियंत्रण में लाया जा सके। दूसरा, विधायी विचार, सरकार को सीमा संबंधी कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने हेतु एक व्यापक कानून लाना चाहिए ताकि बाढ़बंदी रणनीति। श्रीमान गिरिराजन जी, श्रीमती माया
नरोलिया जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की एक अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। महोदय जी, पिछले 2 वर्षों अर्थात 2024-25 तक राज्य में आवारा पशुओं से संबंधित 237 सड़क दुर्घटनाएं पुलिस अभिलेखों में दर्ज की गई हैं, जिनमें 94 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई है तथा 133 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों तथा ग्रामीण सड़कों सभी श्रेणियों की सड़कों पर हुई हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। यह समस्या विशेष रूप से भोपाल, ग्वालियर, चंबल अंचल, श्योपुर तथा इंदौर भोपाल मार्ग एवं आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत गंभीर रूप ले चुकी है। तेज गति वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अचानक सड़क पर आ जाने वाले मवेशी, बसों, एम्बुलेंस, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के लिए जानलेवा सिद्ध हो रहे हैं। माननीय महोदय जी, इन दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य मानव जीवन की क्षति हो रही है, परिवार उजड़ रहे हैं तथा घायलों और उनके परिजनों पर भारी आर्थिक व मानसिक बोझ पड़ रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से सलाहात्मक अनुरोध करना चाहती हूं कि संवेदनशील मार्गों पर पशु रोधी फेंसिंग सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर आवारा पशुओं के लिए समग्र नीति बनाई जाए। दुर्घटना संबंधित क्षेत्रों में चेतावनी संकेतक एवं स्पीड नियंत्रण उपाय लागू किए जाएं तथा आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर अलग से डेटा एवं निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। धन्यवाद। श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान देश से जुड़े एक महत्वपूर्ण भविष्य और से संबंधित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, आज हमारे देश में IIT, IIM और अन्य बड़े संस्थान, शिक्षण संस्थानों में बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा, आधुनिक तकनीक और प्रबंधन की समझ मिलती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद ज़्यादातर छात्र या तो विदेश चले जाते हैं या बड़ी कंपनियों में नौकरी पे लग जाते हैं। महोदय, अब तक इस व्यवस्था ठीक रही है, लेकिन आज देश को इससे आगे की सोचने की जरूरत है। आज देश को केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले युवाओं की भी जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत का स्वप्न लिए आगे बढ़ते हैं, तब ये IIT और IIM में पढ़ाई के मकसद अच्छी नौकरी पाना तो है, मगर उसी तरह ऐसे कोर्स शुरू किए जाए जिसका उद्देश्य उद्योग लगाना, स्टार्टअप शुरू करना और उत्पादन से जुड़े काम खड़े करना है। माननीय महोदय, इन कोर्सों में छात्रों को ये सिखाया जाए कि उद्योग कैसे शुरू किया जाता है, सरकारी नियम और लाइसेंस कैसे लिए जाता है और पैसे और निवेश की व्यवस्था कैसे होती है, बाजार और निर्यात कैसे किया जाता है, MSME, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का जमीनी लाभ कैसे लिया जाए। ये सब केवल किताबों में नहीं बल्कि व्यवहार रूप से सिखाया जाएगा। यदि ऐसे कोर्स शुरू किए जाते हैं तो देश में नए उद्योग लगेंगे, स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं का विदेश जाना कम होगा और स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप और छोटे उद्योग मजबूत होंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री और देश की जनता ने देखा है वो तेजी से साकार होगा। अतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि IIT, IIM और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसे उद्योग और स्टार्टअप आधारित कोर्स शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि हमारा युवा केवल नौकरी करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। ये बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। धन्यवाद सर।
श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक बासमती चावल का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का बासमती चावल अन्य राज्यों से भी अच्छी किस्म का है, किंतु जीआई टैग नहीं मिलने के कारण पंजाब और अन्य राज्यों के व्यापारी मध्य प्रदेश के बासमती चावल पर अपने राज्य का जीआई टैग लगाकर उसे निर्यात करने का लाभ कमा रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश के किसानों का हक से वंचित किया जा रहा है और उन्हें अपने द्वारा उत्पादित बासमती चावल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए हमारे बड़े प्रयासों के साथ, जब मैं सांसद नहीं था उसके बाद भी माननीय शरद पवार साहब से मिलकर हम लोगों ने 2013 में बासमती चावल जो मध्य प्रदेश पैदा होता है उसका जीआई टैग स्वीकृत करा दिया था, किंतु 2016 में मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारा वो जीआई टैग निरस्त कर दिया गया। यदि मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिल जाता है तो मध्य प्रदेश से 40% बासमती चावल का निर्यात किया जा सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आसपास अलग अलग उत्पादों के लिए 77 जीआई टैग हैं। उसे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर एक ही दिन में 21 जीआई टैग प्रदान किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश का जीआई टैग नहीं लग दिया गया। मध्य प्रदेश के मामले में सरकार और एपीडा निष्क्रिय है। इस मामले में मेरे द्वारा दिनांक 1/12/25 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर जो मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए जीआई टैग देने का निवेदन किया गया था, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में आज तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। ये दुर्भाग्य हम लोगों का माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय कि देश के कृषि मंत्री आज मध्य प्रदेश के हैं, जो लगभग 12 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन आज कृषि मंत्री होने के नाते भी उन्होंने जीआई टैग हमको नहीं दिया हमारी बासमती चावल, जबकि अधिकांश बासमती चावल उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में होता है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग नहीं मिलने के कारण इस संदेह को बल मिलता है कि कहीं सरकार और अन्य राज्यों के व्यापारियों के साठगांठ के साथ कारण ऐसा तो नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश किसान के हित में सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल जीआई टैग बासमती चावल मध्य प्रदेश को देना चाहिए। यह भी हमारा माननीय सभापति महोदय, ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूएस के साथ, उसमें अमेरिका का एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो ये बात कह रहा है, लेकिन हमारा भारत का कृषि मंत्री इस मामले में चुप है। वो स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर जो नया यूएस इंडिया का साथ समझौता हुआ है उसमें कृषि हमारे उत्पादकों के साथ, किसानों के साथ कोई अन्याय तो नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमान अब्दुल वहाब जी। श्रीमान संजय सेठ जी। ध्यान उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व कायाकल्प की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश की कनेक्टिविटी का ग्रोथ इंजन बन गया है। प्रदेश में वर्तमान में 16 हवाई अड्डे संचालित हैं, जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल हैं और 5 का निर्माण जारी है। महोदय, इस विकास यात्रा का केंद्र हमारी राजधानी लखनऊ है, जो अब केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक और तकनीकी हब बन रही है। उज्बेकिस्तान में यूनेस्को के 43rd सत्र में लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया जाना हमारी समृद्ध अवधी संस्कृति और खान पान का वैश्विक सम्मान है। साथ ही सरकार द्वारा AICT की घोषणा से यह शहर भविष्य में निवेश का केंद्र भी बन रहा है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन योजना के माध्यम से न केवल प्रदेश में खान पान को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक सशक्त कदम है। इस बढ़ती हुई वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार युद्ध स्तर पर जारी है। नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल 3 के उद्घाटन के साथ इस हवाई अड्डे की क्षमता और सुविधाओं में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। आज इस हवाई अड्डे की 8 मिलियन यात्री की क्षमता है तथा 2026 तक यह 14 मिलियन हो जाएगी। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण आसपास के अन्य जिलों के नागरिक भी हवाई यात्रा के लिए
इसी एयरपोर्ट का प्रमुखता से उपयोग करते हैं, जिससे यह पूरे क्षेत्र एक लाइफलाइन बन गया है। यहाँ रेलवे रनवे की लंबाई 3500 मीटर की जा रही है। यह तकनीकी विस्तार गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसका पूरा होते ही लखनऊ से बोइंग 777, 7478 और एयरबस A350 जैसे विशालकाय वाइड बॉडी विमान उड़ान भरने में सक्षम हो जाएंगे। वर्तमान में लखनऊ से बैंकॉक और दुबई समेत 11 गंतव्यों के लिए उड़ानें तो हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों के लिए यात्रियों की आज भी दिल्ली या मुंबई पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः मेरा माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से ये विनम्र अनुरोध है कि रनवे पूरा होते ही लखनऊ से इन देशों को जोड़ने के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट में प्राथमिकता दी जाए और लखनऊ से अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर जैसे देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जाए। ये कदम न केवल यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी है, बल्कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में भी निर्णायक सिद्ध होगा। और पाठक जी। Thank you, Honorable Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak. Sir, आज मैं इस सदन में ऐसा विषय उठाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सभी के दिल दहल जाएंगे और शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सच है। सभापति महोदय, मैं दिल्ली में और देश में जो बच्चों की उठाईगिरी हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसके बारे में सदन को एक बार बातों को रखना चाहता हूं।